हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। सब लोग जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। और जी चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर है ये क्वेश्चन। मैं करवाऊंगा आप लोगों को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों से सबसे ये गुजारिश करूंगा कि जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन को जरूर देख करके जाएंगे, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी लेंथी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इस क्वेश्चन के बाद में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि मैंने असाइनमेंट आपको आज भेजा है, ठीक है। ओके चलिए, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मॉड्यूल के क्वेश्चन के अंदर हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। तो एक एक करके पढ़ेंगे। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन ही केवल आने वाली है हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, है ना। तो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम लेने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेता हूँ, और आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक। पेज नंबर बताना एक बार सर। ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। पेज नंबर सर। पेज नंबर सर मैं देख के बताता हूँ। 9.25 है बेटा। हाँ जी, अब ध्यान दीजिएगा सारे, यहाँ जो बच्चे आपस में खेल रहे हैं वो भी इधर देखें। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन हमें लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट्स को देखेंगे और उन एडजस्टमेंट्स को देख करके टिक लगा लेंगे, अपनी बुक पे टिक लगा लेंगे हम कि भाई किस किस पॉइंट पे हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। तो एडजस्टमेंट के पॉइंट के ऊपर हम खास ख्याल दें। हमने क्या किया सर, हमने अपनी एडजस्टमेंट्स के ऊपर टिक लगा लिया, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ी और इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमने टिक लगा लिया। अब जैसे ही हम इन पॉइंट्स के ऊपर पढ़ेंगे, जब पहुंचेंगे तो हम नीचे देखेंगे कि भाई क्या लिखा है उसके बारे में, उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से कर देंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस हमने लिखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हमारे को कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों के ज्ञान के लिए बता दूं, क्रेडिट साइड पे क्या होती है सर, इनकम्स होती है। डेबिट साइड पे क्या होती है सर, एक्सपेंडिचर्स होते हैं। क्रेडिट साइड पे हमारी लायबिलिटी भी हो सकती है, और डेबिट साइड पे हमारे असेट्स भी हो सकते हैं, है ना। यही होता है ना, डेबिट बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंडिचर्स का होता है, और क्रेडिट बैलेंस इनकम और लायबिलिटीज का होता है। तो इन्हीं चारों के बाहर तो कुछ हो नहीं सकता। तो चलो देखते हैं कि कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी और कौन सी बैलेंस शीट में आएगी। सबसे पहले लिखा हुआ सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट्स। सर रेवेन्यू नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूं उसको, आप भी लिखिए अपनी कॉपी में, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट्स 4,80,000। ठीक है जी। इससे जुड़े हुए कुछ एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। मेरे पास तो इरेजर है, आपके पास में इरेजर नहीं, आपकी कॉपी गंदी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर सही होगा ना भाई। देखो अभी हमारे को इसकी कोई एडजस्टमेंट पता नहीं लग रही, लेकिन बावजूद इसके मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं किसी और बैच में भी कर चुका हूं। यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर होंगे तो वो एक्सपेंडिचर इसमें से एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने क्या बताया हुआ आपको, स्पेसिफिक नेचर की कोई भी चीज दी हुई या स्पेशलाइज दी हुई होती है जो रेवेन्यू नेचर की है, उससे जुड़े हुए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, तो हम दोनों उन दोनों को एडजस्ट कर देते हैं, है ना। तो अगर नीचे कोई कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस दिए हुए होंगे तो उसको हमें इसमें से माइनस भी करना होगा, ठीक है। जब आएंगे तब देख लेंगे। ये वाला पॉइंट निपटा दिया। कंसल्टेंसी रिसिप्ट, हाँ सर रेवेन्यू नेचर की है, लिख दो 1,28,000, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स के लिए, बोलो सर सिक्योरिटी डिपॉजिट रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटलाइज नेचर का है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज नेचर का है सर। बहुत सालों बाद जाकर के ये हमें स्टूडेंट को वापस करना होता है। कहां पे आ जाएगा सर, बैलेंस शीट में आ जाएगा, है ना। तो ये कहां आ जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट मैं बना नहीं रहा हूं, लेकिन आप ओपन कर लो अपनी बैलेंस शीट साथ के साथ में, और लायबिलिटी साइड पे लिख दो क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ठीक है। लिख दिया।
1,50,000। सर एक बार फिर से बताना सिक्योरिटी डिपॉजिट का। सर सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है आपसे ना पैसे ले लिए, कैपिटल सर। आपसे ना, आप स्टूडेंट हैं, आपसे ना पैसे ले लिए कि ना हमें पता है आप आतंकी हैं, आप छोटे तालिबानी हैं, तो आप क्या करेंगे? आप लाइब्रेरी की बुक्स फाड़ देंगे, पंखों के पर टेढ़े कर देंगे, ऐसी हरकतें आप करेंगे। इसके लिए हम आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रखते हैं, और जिस दिन आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको देंगे, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके द्वारा किए गए नुकसान में से पैसे काट करके आपको वापस कर देंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड होता है सर। देखो ऐसा नहीं है कि सर ने क्या दिया कैपिटलाइज नेचर का तो मान लेते, उसके नेचर को जानो, अगर वो कैपिटलाइज नेचर का है तो क्यों है वो? इस वजह से क्योंकि आज लिया तो जा रहा है, लेकिन लंबे समय के बाद दिया जाएगा वापस, तो लंबे समय तक हमारे पास रहने वाला है। अच्छा सर आगे चलते हैं। कैपिटल फंड, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, मुबारक हो, तीनों लाइन लगा करके खड़े हुए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे तीनों, है ना? ये भी और ये भी। फंड कहां जाते हैं सर? लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। प्रोविडेंट फंड भी है, लो सर, ये सारे के सारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख दो, फटाफट लिखो जल्दी से, ठीक है? अच्छा, फिर लिखे हुए गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स मेरा और इनका हमेशा झगड़ा होता है। मैं कहता हूं कैपिटलाइज नेचर के हैं, ये कहते हैं रेवेन्यू नेचर के हैं, तो मैं तो अपने बच्चों को कैपिटलाइज नेचर का ही लिखवाऊंगा और नीचे नोट दिलवा दूंगा, ठीक है जी? तो गवर्नमेंट ग्रांट्स भी लिख दो जी लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में। सर ट्यूशन फी भी है। ट्यूशन फी रिसीव्ड है ना, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मैं कर रहा हूं, क्योंकि साथ में बैलेंस शीट की बात हो रही है ना, तो बैलेंस शीट में एक और चीज है उसको लिखवा दिया अपने साथ में। गवर्नमेंट ग्रांट्स भी लिख दिया लायबिलिटी साइड पे, ओके। अच्छा अब क्या है सर? ट्यूशन फी से रिलेटेड है ना, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, आओ जी उसको पढ़ लेते हैं। रेड मार्क लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है। ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स 80,000। बात समझ में आई? ठीक है, रिसीवेबल वर्ड लिखा है, रिसीवेबल यानी कि स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग का क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। तो हम क्या करेंगे सर? हम क्या करेंगे? यहां जाएंगे ट्यूशन फी के अंदर, ट्यूशन फी में 80,000 था ना, 80,000 और ऐड करेंगे और उसको इनकम साइड पे लिख देंगे। ट्यूशन फी 8 लाख और प्लस आउटस्टैंडिंग 80,000, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 8,80,000, ठीक है ना? कोई शक तो नहीं है? नो सर। डोनेशन सर रेवेन्यू नेचर का है, लिख दो जी डोनेशन कितना है? 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट सर ये भी रेवेन्यू नेचर का है, कितना दिया हुआ ये? 185 या फिर 50,000? सर 185। तो फिर डोनेशन 50,000 है। यस सर, वो 5 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट। आप टूटते क्यों नहीं हो? देखो मेरे को ठीक से दिखाई नहीं दिया, तो तुम्हें ठीक से दिखाई दिया तो बोलो, आंसर गलत करने से बढ़िया। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्या है हमारे पास में? 1,85,000, ठीक है सर। होटल हॉस्टल रेंट, रूम रेंट रेवेन्यू नेचर का है सर, 1,75,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा हॉस्टल रूम रेंट के नाम से। मेस रिसीट्स है, रेवेन्यू नेचर की है सर, ये नेट है, 2 लाख रुपए। $1,75,000 है ना? अच्छा सर 2 लाख। 2 लाख है, ठीक है 2 लाख मान लेता हूँ मैं, मेरे को तो अपनी नजरों पे वैसे ही ज्यादा विश्वास नहीं। ठीक सर। अच्छा कॉलेज, अब थोड़ी देर विराम लगाएंगे आप, विराम समझते हैं, फुल स्टॉप लगाओ, थोड़ा सा पेन को रेस्ट दो, इधर समझो पेन।
कॉलेज स्टोर्स सेल, हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेल क्या है, कैश रिसीव, है ना। क्या हमें सेल लिखना चाहिए, नहीं। अच्छा छोड़ो, इतना टेंशन में क्यों सोचते हो। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो वो लेते या प्रॉफिट ऑन सेल या फिर लॉस ऑन सेल लेते, प्रॉफिट और लॉस। यही तो है। यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉलेज स्टोर सेल। अब कॉलेज है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉलेज के स्टोर होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर आपकी स्टेशनरी आइटम मिलती है, पेन ले लो, कॉपी ले लो। तो वो ना दो तरीके से होती है चीजें, कुणाल सुन रहा है मेरी बात, दो तरीके से होती हैं। क्या होती हैं, अब सोचो, दो तरह के लोग वहां पे जा रहे हैं, एक तो जा रहा है स्टूडेंट, स्टूडेंट से चार्ज किया जाएगा, और टीचर वहां जा रहा है पेन लेने के लिए, टीचर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। क्यों सर, टीचर वहां डाउन लगे हुए हैं, नहीं, उनके लिए वो कंज्यूमेबल स्टोर है, क्योंकि वो ऑफिस स्टाफ है ना, वहां का टीचिंग स्टाफ जो है वो ऑफिस स्टाफ है, फैकल्टी लोग। मैं यहाँ पे आता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये मार्कर मेरे को दिया जाता है कि लो सर ये पेन से आप बोर्ड पे लिखो, मेरे से इसका कोई चार्ज नहीं दिया जाता, लेकिन तुम क्या करोगे इसका, और अगर करना भी है तो पैसे देकर के खरीदोगे। तो दो तरीके की बात है। तो यहाँ पे पता है बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि कॉलेज स्टोर ने कुछ सेल कर दिया, हमें सेल नहीं लिखना, हमें तो लिखना है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, है ना। तो आ जाओ जी, अब जरा चेक कर ले प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल के लिए नीचे क्या दिया हुआ, चेक करते हैं नीचे, शायद कोई इंफॉर्मेशन दी हुई हो, क्योंकि यहां तो हमें पता नहीं लग रहा ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3, स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिवन ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई कि स्टोर जब अपने स्टूडेंट्स को सामान सेल करता है तो उस टाइम पे वो 10% प्रॉफिट कमा करके बेचता है, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, सेल्स प्राइस पे। जब कंसाइनमेंट सिखाऊंगा ना तो एक बार फिर से इस बात को याद कराऊंगा, दुनिया में एक रूल है, जो रूल आप लोगों को मालूम है, ध्यान देना जरा स्क्रीन पे। दुनिया में एक रूल है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है, मानते हो ना। ये दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, yes ये रूल दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। यहाँ पे ऐड है तो ऐड ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सेल से कॉस्ट पे जा रहा हूं तो प्रॉफिट को क्या कर दूंगा सर, यहां से माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगा। ऊपर जाना है तो साइन उल्टे हो जाते हैं ना, हमेशा यही देखा हमने, तो ये माइनस हो जाएगा प्रॉफिट। तो मैं अगर मेरे को सेल्स प्राइस दिया हुआ है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो कहां पहुंच जाऊंगा, सेल्स प्राइस पे पहुंच जाऊंगा ना, ओ कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा ना। तो बस यही करना है। अब यहाँ पे पता है क्या बोला गया, अब एक बात और ध्यान देना मेरी, एक बात और ध्यान देना मेरी, देखो जब लिखा हुआ है ना ऑन सेलिंग प्राइस, इट मींस सेलिंग प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस इज व्हाट, 100। अगर लिखा हुआ था ना ऑन कॉस्ट प्राइस तो हम कॉस्ट को क्या ले लेते, 100, और यही फॉर्मूला चलेगा। तो हमने अब तो क्या करना है, अब तो हमने सर सेल प्राइस को 100 लेना है, ठीक है सर। इफ 7,50,000, 7,50,000 ना, ऊपर देखो, हाँ 7,50,000, if 7,50,000 is 100%, then what would be 90%? 90 क्यों सर, क्योंकि प्रॉफिट कितना है, 10 है, ऊपर जाना है ना, कॉस्ट पता करनी है ना मेरे को, तो हम क्या कहते हैं सर 90% ये है, या फिर ऊपर जाना है तो भी 10% पता करना है, तो हम क्या कहते हैं सर 7,50,000 यदि किसी अमाउंट का 100% है तो बताओ 10% कितना होगा, या फिर 90% कितना होगा, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी ले लो, 90 निकाल लो चाहे 100 निकाल लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे 10% ले लेता हूँ, 6,75,000 आएगा। कितना आएगा, 6,75,000।
90% बताया ना, ये 10% कितना हुआ? 75,000। 75,000। सर ये तो दुनिया जानती है, 7,50,000 का 10% 75,000 होता है, इसमें हमें इतना दुखी क्यों किया आपने? अगर यही लिखा हुआ था ना ऑन कॉस्ट प्राइस, तो फिर हालत खराब हो जाती। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये सेल्स प्राइस पे लिखा हुआ था, इसलिए सीधा सीधा 10% हमारा निकल गया। कभी तुमने मैथ्स के टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा, कॉस्ट से सेल पे जाता है तो +1 हो जाता है, और सेल से कॉस्ट पे जाता है तो -1 हो जाता है ना, ऐसा बोलते हैं ना। 1/5 का 1/4 बन जा 1/4 25% जो है वो 20% बन जाता है, ऐसा करके। कभी ये बातें समझ में आई है? कभी नहीं आई ना, कभी नहीं आई। मेरे को भी नहीं आई थी, मेरे को भी नहीं आई थी। मेरे मैथ्स के टीचर ऐसे करके चले जाते थे, मैं सोचता था यार अमाउंट तो 25% दिया हुआ है, ये कैसे इन्होंने 20% बना दिया इसका? अब दिखाऊं? अभी थोड़ा सा समय लगाऊंगा मैं आपका, परेशान मत होना बिल्कुल भी। आ जाओ, अब क्वेश्चन से लेके चलते हैं आपको बाहर। मैं ये कहता हूं, मान लो 1,00,000 रुपए हमारा कॉस्ट है, हमने 10% प्रॉफिट कमाना है, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और 1,00,000 रुपए कॉस्ट दी हुई है। सीधी सी बात है, रूल क्या कहते हैं सर? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है ना। अब दिया हुआ 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यहां पे लिखूंगा 100, ये लगाऊंगा 10, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 110। मानते हो? क्योंकि ऐड हो जाएगा ना। तो हम क्या कहते हैं सर, अगर प्रॉफिट है 10% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस क्या होगा? 110 हो जाएगा। मतलब ये अगर 100 है तो ये 110 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं 25/125, यानी कि अगर हमें कॉस्ट दी हुई हो या फिर सेल्स दी हुई हो, हम वो निकालते हैं ना 25/125 कर देते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि भाई 1/4 1/5 बन गया, क्योंकि 25/125 1/5 बन जाता है। वैसे वो रेट अपने आप में 25% ही है, तो ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा क्या, छोड़ो इसको, अभी हम अपने क्वेश्चन पे ही वापस आ जाते हैं। अच्छा, एसी बंद मत कर देना बिल्कुल भी, बहुत गर्मी लग रही है मेरे को कहीं तुम। अच्छा जी, 7,50,000। अगली चीज लिखो सर, क्या लिखोगे? प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल 75,000 लिखा क्रेडिट साइड पे। ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। अच्छा जी, कहां तक पहुंचे थे? कॉलेज को, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब भाई साहब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसके हैं हमें नहीं पता, है ना। रेंट के हैं, इसके हैं, उसके हैं, किसके हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू करंट ईयर, तो इसको हमें कहां ले लेना चाहिए सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंडिचर मान लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख देना साथ के साथ, है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी लिख देना। कितना है ये? 2,25,000। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, स्टॉक ऑफ सर फ्लोट। एक बार ये और बताना। क्या बेटा? सर एक बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फिर से बताना। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है ना। यस और सर। हमें ये मालूम नहीं है कि ये कौन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये कौन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमें नहीं मालूम। तो ये हम Yes, क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में भी आ जाएंगे। ओके सर। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ लिखा होना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को कहीं पे भी। ये लिखे 2,25,000, ठीक है ना, ये लिखा होगा 2,25,000।
अच्छा, सर हाँ जी, सर आपने इसमें ये जो रेंट है आपने वो एक्सपेंसेस साइड डाला है, जी। लेकिन उसका तो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ओ क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मैं डेबिट और क्रेडिट पे तो कंसंट्रेट कर ही नहीं रहा था। बिल्कुल सही, ये सर हमारी इनकम है, इसको ठीक करो बच्चों। हॉस्टल रेंट कितना है हमने रिसीव किया है। हाँ, वैसे भी हम एक स्कूल है या ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं। कितना है यहाँ पे? 175। यस सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनोगे सारे। अपने पेन को ना नीचे रखोगे, बिल्कुल कोई कहीं नहीं देखेगा, सिर्फ यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे। देखो, हमारे पास में अगला क्या लिखा हुआ है? स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाई प्लस परचेजेस, है ना, प्लस परचेजेस। और इसको मैंने ना रेड पेन लगाया, दैट मींस नीचे कोई एडजस्टमेंट किया। आओ जी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट पता क्या दी हुई है? एडजस्टमेंट ये दी हुई है, ये कहता है मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड। सर अपने को तो यही चाहिए था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है भाई? हम कंजम्पशन ही तो निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके। अगर कंजम्पशन ही हमारे को दी हुई है तो हम इसको एज इट इज उठा करके वहां डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। बावजूद इसके आप एक बात समझो, हमने कुछ ओपनिंग में हमारे पास स्टॉक था स्टोर्स का, यानी कि हमारे पास स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, ये सब चीजें थी। कुछ ओपनिंग में था, कुछ हमने परचेज किया, और उसमें से कुछ हमने बच्चों को बेचा है और कुछ फैकल्टीज ने कंज्यूम किया है। ये फैकल्टी कौन है? ये फैकल्टी है टीचिंग स्टाफ, रिसर्च स्टाफ, स्टूडेंट वेलफेयर के नाम पे भी हम दे देते हैं स्टूडेंट्स को, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और गेम्स और स्पोर्ट्स वालों को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे कुछ चीजें स्टोर की। तो भाई साहब यहां ना दो चीजें एग्जिस्टेंस में आ गई हैं स्टोर्स के अंदर, कंजम्पशन भी है जो कि फ्री वाले हैं और सेल वाले भी हैं। क्या आप मानते हैं कि इन दोनों से ही हमारा स्टॉक कम होता है? ऐसा आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चाहे मैं कंजम्पशन कर लूं, चाहे मैं सेल कर दूं स्टॉक की। हाँ जी, ऑनलाइन वालों की आवाज नहीं आ रही, वो पढ़ नहीं रहे क्या मेरे से? सर समझ नहीं आया सर, एक बार फिर से बता दो। बिल्कुल सर, यही मैं चाहता हूं कि आप मेरे से पूछें, नहीं समझ में आया तो। मेरी एक बात सुनो, मेरी सुनो एक बात, ऐसी तैसी कराए ये क्वेश्चन, मेरी बात सुनेंगे। तुम्हारे घर पे है ना 4 लिम्का की बॉटल्स पड़ी हुई थी, तुम्हें लगा आज गेस्ट ने आना है, मेरे फ्रेंड ने आना है, ये 4 लिम्का की बॉटल्स कम पड़ेंगी, ठीक है? तुमने ना 2 बॉटल और मंगा ली, अब कितनी हो गई? कायदे से 6। यानी कि अगर मैं पूछूं तो तुम्हारे पास 6 बॉटल्स होनी चाहिए, लेकिन उनका यूज तुमने ना कुछ इस तरीके से किया, सुनो ध्यान से, कुछ इस तरीके से किया, अपने फ्रेंड्स को पिला दिया लिम्का को, ठीक है? कुछ बॉटल्स, मैं नहीं कह रहा कितनी, कुछ बॉटल्स आपके फ्रेंड्स ने और आपने मिलकर कंज्यूम कर ली। कंज्यूम वर्ड बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया होगा ना? अच्छा, आपका ना पड़ोसी आ गया, भाई साहब लिम्का है क्या घर में? मुझे काफी गैस हो रही है। आपने उसको वो दे दिया, लेकिन ना वो पड़ोसी आपको कहता है मैं आपकी ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहता, मुझसे पैसा ले लो। उसने आपको पैसा दे दिया। अब इसका आपने ना 2 यूज किया, इन पूरी 6 बॉटल्स का आपने 2 यूज किया, एक तो दिया बेच और एक कर लिया कंज्यूम, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। मेरे को ये बताओ, दोनों ही सिचुएशन में आपकी लिम्का की बॉटल्स कम हुई है ना? हाँ सर हुई है, चाहे बेच दी हो चाहे कंज्यूम कर ली हो। तो उसके बाद हमारा क्या निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुन लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कंजम्पशन आता है, ये कंजम्पशन उठा करके साथ में लिख सकता हूं, ये कंजम्पशन उठा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दूंगा, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा। लेकिन सर व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक? क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ,
ओपनिंग दिया हुआ है, परचेजेस दिए हुए हैं, कंजम्पशन दिए हुए हैं, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स भी दिया हुआ है। तो अगर मैं ओपनिंग प्लस परचेजेस में से ये दोनों चीजें माइनस कर दूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ के ना, जल्दी से बता दो। ये ऑनलाइन वाले गूंगे बच्चे। सर एक और बारी बता दो, एक और बार बता दो। आ जाएगा सर। सर इसका अगर हम अकाउंट बना के करेंगे तो ज्यादा ही। अरे यार तूने तो मेरी मतलब कोई आसपास हो तेरे एक पप्पी ले ले यार मेरे नाम पे। मतलब मैं तो तूने मेरी जबान की बात छीन ली। अकाउंट बनाना मेरे को इसीलिए पसंद है बेटा। मैं ये कह रहा हूँ प्राची अरोड़ा जी, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक था, मैंने प्लस परचेज किया और माइनस कर दूं अगर इसमें से कंजम्पशन और माइनस कर दूं सेल्स जितनी भी बॉटल की थी तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यस मुझे सर। क्लोजिंग बैलेंस शीट भी तो बनानी है। क्यों जी? बोलो सर बोलो, मेरे को सबकी आवाज चाहिए। जय जय Yes, श्री sir. यस सर। ये बाकी सारे सोते हुए बच्चे क्लास चला के सो गए हो क्या? हिमांशी Yes, sir, clear. जी, चलो ठीक है। अच्छा आ जाओ। अब है ना एक और बात है, अब बीच में एक और लोचा है यार। सर ये तो हमने हजम किया था आपके कहने से, अब क्या लोचा है? भागना नहीं है, भागना तो बिल्कुल नहीं है चीजों से। एक लोचा और है, देखो जब यहाँ पे मैं लिखता हूं ना सेल्स, तो सेल्स के अंदर है ना प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड होता है। और हम अगर स्टॉक अकाउंट बनाऊं, स्टॉक या स्टोर्स अकाउंट बनाऊं तो वो एट कॉस्ट बनाऊंगा या एट सेल्स प्राइस बनाऊंगा? जल्दी से बता दो सर। कॉस्ट प्राइस में ये तो हम जानते हैं। तो सर इसका मतलब मेरे को यहाँ पे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इजंट इट? यस इट इज। तो वो तो आ सकती है, 1 सेकंड में आ सकती है। देखो मैं 1 सेकंड में कैसे निकाल देता हूं। 7,50,000 रुपए का अमाउंट सेल किया था, 10% प्रॉफिट कमाया था। 7,50,000 का 10% 75,000। 7,75,000 में से 7,50,000 रुपए में से 75,000 रुपए माइनस कर दो। दोबारा बोल रहा हूं, 7,50,000 रुपए का सेल किया था, 10% प्रॉफिट माइनस करोगे तो वो कॉस्ट पे आ जाएगा। 7,50,000 का 10% 75,000 माइनस कर दो, कॉस्ट पे आ जाएगा कितना? 6,75,000। 6,75,000। अब सर ज्यादा परेशान ना करते हुए इसका हमारे लिए आप अकाउंट बना दो प्लीज। अब अंदर से कुछ हो रहा है। हाँ ठीक है बना देता हूं। लो सर ये बनाओगे आप वर्किंग नोट, इस तरीके से बनाओगे आप इसका अकाउंट। कंज्यूमेबल स्टोर्स अकाउंट टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग स्टॉक कितना था बोलो तो? कितना दिया हुआ 3 क्वेश्चन में? लाख। हाँ 3 लाख। 3 लाख प्लस परचेजेस कितने की? 8 लाख। 8 लाख रुपए की, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। अब यहां पे बाय कंजम्पशन, ये कितना कंजम्पशन है इसका टोटल करना भाई? 3 लाख। 3 लाख। और बाय सेल्स एट कॉस्ट, क्योंकि इससे भी हमारा सामान कम हो जाता है, वो कितना आ गया? रेड पेन से लिखूंगा 6,75,000 ना, और यहाँ पे एक एस्ट्रिक का साइन लगा दूंगा और यहाँ पे एस्ट्रिक के साइन पे बताऊंगा कि 6,75,000 कैसे आया। सर सेल्स कितने की थी? 7,50,000 की। माइनस कर दो सर प्रॉफिट कितना? 75,000। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई?
6,75,000। कोई शक किसी भाई बहन या माता को? आ जाओ जी, अब क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर इतना टंटा हमने किया ही क्यों? बैलेंस शीट में अमाउंट लिखने के लिए। कितना आ गया बोलो, कृपया बताएं कैलकुलेट करके। 25,000। कितना कितना? 25,000। 1,25,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, बना लिया ये। अब ये देखो नीचे, Like sales at cost का आवाज तेज कर। सर ये बाय सेल्स एट कॉस्ट कहाँ से लाए थे आप? 6,75,000, वो ये पहले वाला ही है। सात ये था। ये देखिए एस्ट्रिक का साइन बनाया तो हुआ यहाँ पे, ये रहा, ये रेड पेन से लिखा तो हुआ साथ में। ठीक है सर। अब देखो एक बार ना मॉड्यूल में दिखाता हूँ नीचे क्या लिखा हुआ। ये देखो स्टेटमेंट फॉर्म में, ये नीचे स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है ओपनिंग प्लस परचेजेस। क्यों जी? अकाउंट बनाते हुए ओपनिंग और परचेजेस कहाँ आएंगे? डेबिट साइड पे आएंगे, पता है ना तुम। और माइनस कर दिया स्टॉक कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ सप्लाईज। मेरे वाला ठीक होगा सर, तभी तो मैं कर रहा हूं ऐसे, क्योंकि वो इजी हो जाता है। ये स्टेटमेंट फॉर्म बनाते रहोगे, स्टेटमेंट फॉर्म बनाते रहोगे, परेशान रहोगे। लॉजिकल सी बात है यार, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है हमने, स्टॉक हमारा एसेट है। डेबिट साइड पे सारा वो चीजें लिख दो जिससे कि स्टॉक बढ़ा था, और क्रेडिट साइड पे वो चीजें लिख दो जिससे कि स्टॉक घटा था। क्लोजिंग स्टॉक अपने आप आ जाएगा। क्यों जी? तो ये ऐसे करने की बजाय आप अकाउंट बना के करेंगे, आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक जी, चले आगे देखते हैं। तो आपने कंजम्पशन यहां लिख दी, एक्सपेंडिचर साइड पे बाय कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स। कितनी जी? 3 लाख थी ना मेरे क्या? सर 125। हाँ तो तू ही तो लिखा है यार, ध्यान से देखना। भाई किसने लिखा है? बताओ, अभी भी 2 बाई के चक्कर में पड़े हुए हैं। सर अमाउंट 3 लाख कैसे है? नहीं ऐसा नहीं। क्या कह रहा है बेटा पवन, क्या कह रहा है? सर आपने अमाउंट 3 लाख क्यों लिखी है? क्लोजिंग स्टॉक वाली नहीं लिखेंगे? शाबाश, आप जीत गए 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं। मेरे लाल मेरे पीले, जैसे यही उम्मीद थी मुझे। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है? तो अच्छा क्लोजिंग हाँ, स्टॉक कहाँ जाएगा जल्दी बता। बैलेंस शीट। फिर तू किस दिन हवेली पे आ, तेरी मैं फिटनेस करता हूँ। तो सर ये आपने 3 लाख किस पे लिखे सर? ये 3 लाख ये वाले लिख के चाचा, ये देख, ये देख, ये देख, ये नीचे दिया हुआ था जो कंजम्पशन वाला, ये यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा सिर्फ कंजम्पशन वाले? हाँ सिर्फ कंजम्पशन वाले। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखेगा? कंजम्पशन ही तो लिखेगा। और साथ में प्रॉफिट ऑन सेल जो था वो हमने लिख दिया था। हाँ जी सर, वो पहले लिखी। वो पहले ही लिख दिया था। और सुना, तेरा और कुछ मन कर रहा हो तो वो भी बता दे। सर ये कॉलेज स्टोर सेल्स जो थी तो 7.5 लाख थी, ये वही है, ये वही है ना एस्टेरिक्स साइन वाला? हाँ जी वही है। नोट नहीं किया क्या आपने? नहीं, कर लिया सर, कर लिया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड पे लिखेंगे। हाँ आ जाओ जी, आगे करते हैं। देखो समय लग रहा है इसमें, लेकिन छोड़ नहीं सकते। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सैलरी सर रेवेन्यू नेचर की है, रिसर्च रेवेन्यू नेचर का है, स्कॉलरशिप सर रेवेन्यू नेचर की है, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस सर रेवेन्यू नेचर के हैं। ये सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे डाल दो। जल्दी जल्दी पेन उठाओ और लिखो सैलरी।
सर ऊपर इसमें रिसर्च फंड दिया हुआ है, तो हम रिसर्च को वहीं नहीं ट्रीट करेंगे? रिसर्च फंड है बेटा वो। तो सर ये भी तो रिसर्च के ही एक्सपेंसेस हैं। ये देख, ये देखो रिसर्च फंड कहाँ आता है? बैलेंस शीट, लायबिलिटी। बैलेंस शीट में हाँ लाइबिलिटी। जी सर। अच्छा, ये देखो रिसर्च फंड कहाँ दिया हुआ था इसमें? ऊपर दिया हुआ था ना, 8 लाख रुपए का। देख बेटा मेरी बात सुन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर हमने उससे कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज की है, देखो अभी मैं वही कर रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपकी बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है रिसर्च फंड। रिसर्च फंड कौन से नेचर का है? पहले मेरे को ये जवाब देना, जो बच्ची मुझसे पूछ रही थी, जल्दी से बोलो। लायबिलिटी। लाइबिलिटी यानी कि कैपिटलाइज नेचर का है। और रिसर्च के एक्सपेंडिचर रोज ही होते होंगे, तो वो क्या है? वो रेवेन्यू नेचर के। अब आप मुझे पता क्या कह रहे हो? आप मेरे को ये कह रहे हो कि सर रिसर्च फंड में से रिसर्च के एक्सपेंसेस माइनस कर दो। अच्छा कर दो, वो कहां इफेक्ट करेंगे आपको? सर बैलेंस शीट में, नंबर 1। लेकिन बैलेंस शीट में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं? जो कि कैपिटलाइज नेचर की आती हैं। यानी कि अगर आपको उसको वहां लिखना है तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, आप उसको नेट करके अमाउंट लिखेंगे। यानी कि 8 लाख में से रिसर्च के इतने एक्सपेंडिचर हो गए और रिमेनिंग बचा हुआ हमारा इतना फंड रह गया। नंबर 1। नंबर 2 तरीका क्या है? आप कैपिटलाइज नेचर के फंड को कैपिटलाइज नेचर का मान करके वहां लिखो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस लिख दो। उससे होगा क्या? उससे होगा ये आपके डेफिसिट या सरप्लस पे इफेक्ट पड़ेगा। वो सरप्लस या डेफिसिट कहां जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही जाता है, कैपिटल फंड के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आप इसको डायरेक्टली कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली कर रहे हैं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, उससे आंसर मैच करेगा। बोल बेटा, बात समझ में आई? ओके सर। ठीक, अच्छा तो मैं तो यही कहूंगा, सोना नहीं है उधर, वो यार एसी के साथ में बैठा दिया उसको, इतनी सी आंखें खुली हुई है उसकी, इतनी सी, कोने में बैठ करके सो रहा है एसी के साथ में, आगे बैठा कर, दुष्ट प्राणी। देखो ये सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है सर, आप इसको अलग से ही ट्रीट कीजिए यहाँ पे। और कोई ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे बड़ा बड़ा अमाउंट दिया हुआ है तो ये कैपिटलाइज नेचर का बन गया, क्योंकि रिसर्च के एक्सपेंडिचर रोज ही होते हैं। टीचिंग स्टाफ को रोज ही सैलरी दी जाती है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है, और सर स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर सारे रेवेन्यू नेचर के। तो आप इसको उठा करके डेबिट साइड पे लिख दो फटाफट से, सैलरी रिसर्च, सैलरी और रिसर्च और स्कॉलरशिप, कंज्यूमेबल स्टोर्स और स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस, ये सारे के सारे यहां लिख दो डेबिट साइड। लिख दिए? अच्छा, इसके बाद में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हाँ सर रेवेन्यू नेचर का है, डेबिट साइड पे लिख दो जल्दी से। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे क्या हैं? रेवेन्यू नेचर के हैं। तो ये तीनों कहां आ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। साथ के साथ लिखते चलो जल्दी जल्दी। रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट, हाँ रिसर्च, रिजर्व मुंह से निकल गया, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च फंड बना रखा था ना, उससे हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की होगी, लेकिन लास्ट ईयर ही की थी। रिसर्च फंड को कम मत कर देना, ड्यूरिंग द ईयर नहीं की हुई, तो ये भी उसका ओपनिंग बैलेंस है और वो भी ओपनिंग बैलेंस था अपना, ठीक है। तो एसेट साइड पे लिख दो इसको, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अदर इन्वेस्टमेंट, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख दो, कैपिटलाइज नेचर है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट साइड पे लिख दो। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस। मैंने कहा था ना मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये देखो ये आ गए। ये देखो 4,80,000 रुपए की रिसीट्स में से माइनस कर दो। कितने कितने थे वो नीचे? 4,50,000। 4,50,000। अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी खराब ना करना चाहे ना तो आंसर गलत करने से बढ़िया डेबिट साइड पे लिख देना, अमाउंट वही आ जाएगा। मतलब कई लोग होते हैं कहते हैं यार हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगा यहाँ पे एडजस्ट करके ही काम करो। तो 4,80,000 वाला फिर से बता दो एक बार। 4,80,000 रुपए की हमारी इनकम थी सर जी। 4,80,000 रुपए की हमारी इनकम थी और उससे जुड़े हुए हमारे खर्चे 4,50,000 थे जो कि कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थे। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर दिया तो नेट इनकम निकल करके आ गई। ओके सर अगर डेबिट डेबिट साइड साइड में लिखेंगे तो मार्क्स तो नहीं होंगे ना कुछ? मार्क्स पे होगा, क्योंकि एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि इस लल्लू को ये नहीं मालूम कि ये एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक नेचर के हैं और इसको स्पेसिफिक नेचर की इनकम में से एडजस्ट करना है। समझ में आई? यस सर। हाँ, मार्क्स कट सकते हैं ऐसे, लेकिन कई बच्चे होते हैं कहते हैं कॉपी नहीं गंदी करनी है हमने, मार्क्स जाए तो जाए। अच्छा है। कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस है, ये कहाँ आ जाएंगे सर? रेवेन्यू नेचर के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएंगे। लैंड सर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगी। बिल्डिंग बैलेंस, हाँ हमारे पास कंसल्टेंसी रिसिप्ट भी है गई। एडजस्ट कर दो दोनों को। ओके। कंसल्टेंसी रिसिप्ट्स के अंदर से कंसल्टेंसी एक्सपेंस माइनस करो और नेट रिसीट्स लिख दो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार, ये सारे के सारे क्या है? हमारे एसेट्स हैं। ये बैलेंस शीट में जाएंगे, लेकिन यहां नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई है। इसके क्या एडजस्टमेंट लिखी हुई है? बोलता है डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन लगाना है। 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है और 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है? ओके। अब जरा एक मिनट ठहरना, मुझे एक बात बताना। यहाँ पे कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसका क्या करने का है? सर माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन लगाना है। सर डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर दे इसमें से, हाँ भाई, एक बच्चा बैठा है मेरे पास में ध्रुव, उसने एक बात बोली है, कहता है सर जो प्रोविजन दिया हुआ है ना और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन में से माइनस हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं ऐड हो जाएगा। अब तुम सोचो तुम कौन सी कैटेगरी में हो, आंसर देखना मत नीचे। सर प्रोविजन इसलिए बनता है कि फ्यूचर लॉसेस को एडजस्ट कर दें, ऐसा ध्रुव भाई साहब कह रहे हैं। सर जी सुनो मेरी बात, जो सारे के सारे बच्चे ध्रुव भाई साहब के साथ में हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। सर ये जो आप प्रोविजन का ट्रीटमेंट मुझे बता रहे हैं ना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में चलता है। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाता है ताकि हम लास्ट में जाकर के अपनी एक मशीनरी को दोबारा से रीपरचेज कर सके, उसको राइट ऑफ करने के लिए। जबकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए जाते हैं कि हम अपने एक्चुअल डेटर्स में से बैड डेट्स जो हुए हैं उसको एडजस्ट कर सके। दोनों में बिग डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए होंगे क्वेश्चन में, वैसे तो यहाँ नहीं होते, वो तो फाइनल अकाउंट में होते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए होंगे क्वेश्चन में और डेटर्स के अंदर बैड डेट्स हो रहे होंगे, तो आप उसमें से एडजस्ट करेंगे, माइनस होगा। लेकिन ये पता है क्या है? ये एक्युमुलेटेड बैलेंस है। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ना,
ये एक्मुलेटेड बैलेंस है। याद है डेप्रिसिएशन चैप्टर जब हमने किया था, जो हमारे पास एक्मुलेटेड बैलेंस होते हैं उसमें और डेप्रिसिएशन अगर लगता है तो वो भी एक्मुलेट हो जाता है। मानते हो? जी जनाब। पवन भाई साहब सुनो, सर मैंने नहीं पूछा। ये हमारा जो है ना एक्मुलेटेड बैलेंस है, ध्यान से सुन लो। ये जो है ना हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिए हुए हैं, ये एक्मुलेटेड बैलेंस है, हमारे डेप्रिसिएशन के एक्मुलेट हो गए हैं। इनमें हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन जा करके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पिछले सालों के बैलेंसेस थे, इस साल का बैलेंस भी उनमें जाकर के जुड़ जाएगा। याद करो उस समय को जब हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था और एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, जिसको कि हमने प्यार से नाम दिया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद आया? तो उसके अंदर जो हमारे बैलेंसेस होते थे उसके अंदर और बैलेंस जुड़ जाता था ना, जितना इस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इस साल का डेप्रिसिएशन था जुड़ जाता था, कम नहीं हो जाता। अच्छा सर, जुड़ जाएगा। अभी ठहरो, मेरी बात सुनो ऊपर मुंह करके। ध्रुव साहब आप भी मेरी बात सुनो। अभी मुझे बीच में एक और आवाज आई थी, कहता है सर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना परसेंट। मैं एक आइटम को उठा लेता हूं, मैं बिल्डिंग को उठा लेता हूं। मैंने बिल्डिंग को उठा लिया सर, बिल्डिंग की वैल्यू है 16 लाख, इसके ऊपर प्रोविजन की वैल्यू है 4,80,000। बताओ सर आप डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाओगे? 16 लाख माइनस 4,80,000 या फिर 16 लाख? 16 लाख। 3 लाख। 3 लाख। मेरे को किसी ने भी ये बोला था कि डेप्रिसिएशन का माइनस करके जो प्रोविजन लगा हुआ ना, वो माइनस करके रिमेनिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नहीं सर, देखो कृपया ध्यान दें, आंखें फाड़ के, स्ट्रेट लाइन बेसिस है ना। देखा क्वेश्चन के अंदर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि हमें 10 में से 8 क्वेश्चन के अंदर WDV लगाने की आदत होती है ना, तो सर यहाँ पे WDV नहीं लगेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 16 लाख पे। ऐसे ही डेप्रिसिएशन लगेगा 8,50,000 पे, ऐसे ही 6 लाख पे, और ऐसे ही 1,80,000 रुपए पे, इन रेट्स के हिसाब से। और वो जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा वो कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे सर, डेबिट साइड पे। निकालो फटाफट सबके डेप्रिसिएशन, जल्दी निकालो। है वर्किंग नोट बनाना है तो बना लो, कोई बात नहीं। वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू जो निकालनी है हमें प्लांट एंड मशीनरी या फिर प्रोविजन की। स्क्रीन नीचे कर दो बच्चे। 5, 10, 10, 20 नीचे क्या करनी है, छोटी कर देता हूं। ये लो, ये बैलेंसेस दिए हुए हैं इसके 16 लाख, 8,50,000 जो भी है, और ये रेट से डेप्रिसिएशन लगना है। निकालो जल्दी से। सर बिल्डिंग पे 80,000 आ रहे हैं डेप्रिसिएशन। जो भी है फटाफट से निकालो। To depreciation on fixed assets, income and expenditure account में expenditure side। चलो अब मेरी बात सुनो, आगे चलते हैं बेटा। डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया होगा, ठीक है, पूरा होने वाला है क्वेश्चन। ये हमारे पास में जो 3 बैलेंसेस दिए हुए हैं, एक्मुलेटेड बैलेंसेस हैं, उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे और हमारे पास में टोटल एक्मुलेटेड प्रोविजंस आ जाएंगे। अभी दिखाता हूं,
ठीक है, वो जो डेप्रिसिएशन तुमने लिखा है वो उतना ही लिखना है। अच्छा, उसके बाद में हमारे को कैश एट बैंक और लाइब्रेरी ये लिख दो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दोनों। कैश एट बैंक, अरे जब यहाँ पे डिस्क्लोज किया हुआ होने का क्लोजिंग बैलेंस है ना, आप ऊपर देखो ना क्या लिखा हुआ है एट द एंड। हाँ बता, अरे ये भी तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। अभी बता रहा हूं बेटा, इसी के बारे में डिस्कस करने आ रहा हूँ, बस आपको दोनों चीजें लास्ट की जो है ना वो लिख दो। अब सुनो मेरी बात, ये देखो बिल्डिंग में हमारा बैलेंस कितना था, बिल्डिंग में हमारा बैलेंस था 16 लाख, है ना, और इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना था 4,80,000, और इस बार का डेप्रिसिएशन तुमने कितना लगाया जल्दी बताओ? 80,000। 4,80,000 रुपए में 80,000 और ऐड करो, कितना बन गया? 5,60,000। 5,60,000, 5,60,000 रुपीज। तो ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग 16 लाख माइनस 5,60,000। 5,60 कैसे आया, समझ में आया? 480 तो पहले था और 80 इस साल का बन गया, तो 560 टोटल बैलेंस, तो आउटर कॉलम में नेट वैल्यू आ गई। ऐसे ही बाकी सबके साथ भी करना। कैपिटल फंड हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, सरप्लस या डेफिसिट जो भी आया हो उसको ऐड या लेस कर दो, आपका आंसर पूरा होगा। सर हम इस प्रोविजन को फिर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे? हाँ बेटा, अगर आप लिखना चाहते हो मत लिखना, वैसे मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, अगर आप बिल्डिंग लिख दो 16 लाख और लाइबिलिटी साइड पे लिख दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,60,000, तो आपका आंसर तो मैच कर जाएगा। लेकिन ये हमारे चलन में नहीं है। हम क्या कहते हैं, शेड्यूल 6 के अंदर जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो क्या कहती है कि एसेट्स पे से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को माइनस करो, क्योंकि बेटा ये नॉन कैश होते हैं हमारे पास में, हम इसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते और कहीं, इसलिए हम इसको एडजस्ट करके ही दिखाते हैं। असल में हम ये दिखा रहे होते हैं कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई है, बात समझ में आई? इसलिए हम ऐसा करते हैं। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले से चला आ रहा है ना? जी जनाब, उसमें 480 के अंदर 80 और ऐड कर देंगे, 5,60,000 बन जाएगा। ऐसे ही बाकी और सब चीजों के साथ भी कर देंगे। ये देखो, ये स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला था 1,25, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सर अगर वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन बेसिस नहीं दिया होता तो पहले हम इसमें एक्यूमुलेटेड लेस करते, फिर उसके बाद उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते। WD भी लिखा होता तो करते। ओके सर। हाँ, वहां स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ था ना। और अच्छा, सर अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो? कुछ नहीं लिखा होता तो बेटा हम उसको नीचे नोट डाल करके काम करते कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। ओके सर। फिर मैं तो क्या नाम है करता, ओपनिंग वैल्यू पे ही करता। अच्छा, ये ट्यूशन फी रिसीवेबल हमारा एसेट है, परेशान हो गए, लंबा चल गया क्वेश्चन भाई, समझाने में तो समय लगता है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये इकलौता क्वेश्चन है ऐसा अपने आप में। और मेरे को पक्का पता है अगर मैं इसको आगे स्किप करके चला जाता ना तो तुम में से 10-15 बच्चे जरूर मेरे को इसकी फोटो खींच करके भेज रहे होते, ये कैसे आया, वो कैसे आया। अच्छी बात है, जो पढ़ते हैं उनका डाउट पूछने का अधिकार है, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारा डाउट आने ही ना दूं। अब इसको है ना घर पे आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करके नहीं, घर पे अकेले में खुद करना, ठीक है, एक बार खुद से भी करना इसको। अच्छा अब सुनो। सर हाँ सर। सर इसमें आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर साइड भी डलवाया, पर इसमें सोल्यूशन में तो नहीं दिया हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को एक सेकंड मैं देखता हूँ बेटा। सर जो ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग होता है सर वो इनमें नहीं आता। ट्रायल बैलेंस था क्या? मेरे को तो लगता है कि ये इंफॉर्मेशन थी केवल, ये ट्रायल बैलेंस था, लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस? नहीं सर, क्वेश्चन में नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा हुआ सर, ट्रायल बैलेंस कैसे मान लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी हम इसको ट्रायल बैलेंस बोल देते हैं। ऊपर लिखो बेटा, सुनो,
आउटस्टैंडिंग अगर नहीं लिखना ऊपर लिखो इसको, ये ट्रायल बैलेंस है। वैसे ये मानने का कारण है हमारे पास, यहां लिखा नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा नहीं है, हम इसको ट्रायल बैलेंस वैसे नहीं मानते, लेकिन हमारे डेबिट और क्रेडिट के, बेटा यहां से ना कुछ गायब है मेरे को लगता है। तो ये डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, और अगर ये नीचे मैच कर रहे हैं तो फिर ये ट्रायल बैलेंस ही है। हाँ जी, मैच कर रहे हैं, फिर ये ट्रायल बैलेंस ही है। और अगर ये ट्रायल बैलेंस है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सिर्फ लायबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। अच्छा जी, अच्छा इधर सुनो बच्चों, इधर देखो, ये आज सुबह मैंने क्या नाम है आपको असाइनमेंट भेजा था, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको करने का क्या तरीका है, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। मजे की बात ये, इसका सॉल्यूशन नीचे नहीं दिया हुआ। दो क्वेश्चन नहीं। सर ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम ऑनरेरियम बड़े बदतमीज हो यार, बहुत बदतमीज हो यार। बेटा ऑनरेरियम का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई बड़ी पोस्ट पे होता है ना, तो हम ये नहीं कहते कि हम आपको सैलरी दे रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि सर इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपको कुछ पे कर पा रहा हूँ। उसको ना तमीज से जो दी जाती है ना चीज, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में नजराना, कि सर मैं आपको आपके काम के लिए आपका वो नहीं दे सकता कंसीडरेशन, इतनी मेरी औकात नहीं है, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, नजराना पेश करता हूं, वही होता है सर ऑनरेरियम। तो सर ये सैलरी, वेजेस, ऑनरेरियम और रेम्यूनरेशन, ये सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं फॉर कंसीडरेशन फॉर देयर वर्क डन, जिन्होंने काम किया है उसके लिए उनकी कंसीडरेशन होती है। तो सर ये रेवेन्यू नेचर का होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, ठीक है? अच्छा, अब जरा क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, नीचे इसकी एडजस्टमेंट कुछ और भी दी हुई है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, पहले इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दो फटाफट से, आती है ना तुम लोगों को? ये रहा डाटा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दो जल्दी से मेरे लिए, फटाफट से बना दो। सुनो एक बार डिस्कस कर लें इसको, बना तो लिया हमने, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास में। देखो ये हमारे को जो डाटा दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2400 रुपए और 3000 रुपए क्लोजिंग का, मैंने 3000 और 2400 ओपनिंग और क्लोजिंग में लिख दिया। एडवांस है 1800 और 1080 एडवांस भी लिख दिया, ठीक है जी? ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1600 और 1800 वो भी लिख दिया सर, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1800 और 1600 ये भी लिख दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है 1400 और 10800 और लिखा हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन 10400 और 10800 आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। समझ सकते हो, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में कोई भी चीज बढ़ती है कि घटती है? घटती है। यहाँ तो बढ़ गई है, इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ परचेज किया होगा, है ना जी? तो उसके लिए अकाउंट बना लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो हम ज्यादा कोई टेंशन नहीं पालेंगे, क्या लिख देंगे? ओपनिंग वाला ओपनिंग में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ठीक है जी? तो हमने ओपनिंग वाला ओपनिंग में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग का निल था, क्लोजिंग का 240 था, 240 लिख दिया, ओपनिंग में निल लिख दिया। अच्छा, कैश इन हैंड ओपनिंग का पता नहीं है, वो रिसीट एंड पेमेंट से आएगा, और क्लोजिंग का 6400 है, लिख दिया। इसके बाद लिखा हुआ है स्पोर्ट्स ग्राउंड हमने खरीदा था 40,000 का, ये नहीं बताया गया। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे पास में स्पोर्ट्स ग्राउंड का अधिकार है, मालिकाना अधिकार है, तो ओपनिंग में भी है क्लोजिंग में भी है, तो हमने यहाँ पे इसको एसेट साइड पे
40,000 दोनों जगह लिख दिया। अब चलते हैं थोड़ा नीचे और एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द क्लब टुक ए लोन of rupees 8,000 from the bank during the year 16-17 which was not paid in 17-18। हाँ जी, लोन लिया था कितने का? 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का, जिसको कि अभी तक हमने पे नहीं किया। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। अभी तक पे नहीं किया तो जिंदा है ना अभी। तो 8,000 रुपए और 8,000 रुपए बैंक लोन के नाम से मैंने लिख दिया। ठीक सर, आगे चलते। इसके बाद लिखा हुआ है ऑडिट फी वाज आउटस्टैंडिंग। कुणाल ये क्या लिख रहा है इसके ऊपर? सुनो, यहां पे क्या है? ऑडिट फी। मजे की बात यही है कि जो लिखता है ना उसका नाम भी साथ में आ जाता है। ना सामने आए तो पता नहीं क्या क्या लिख दे, अपनी पूरी भावनाएं। एक जी जनाब, अब ऐसा क्वेश्चन हमने ना डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, यदि आपको याद हो, जिसपे पूरा 1 लीटर खून मेरा कुणाल ने पिया था ना, याद है ना? अब देखो उसको वैसा ही क्वेश्चन आ गया है सामने। कहता है ऑडिट फी, जो हमारे क्वेश्चन में ऑडिट फी दी हुई है वो 2017-18 की तो आउटस्टैंडिंग है। हमारा साल कौन सा है? 2017-18। 17-18 की कंप्लीट फी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमने अभी तक पे नहीं की है। और जो हमने वहां पे जो हमारे पास जो क्या नाम है लास्ट ईयर की थी 800 रुपए, वो हमने इस साल पे की। अब हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जनरली हमें क्या बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हम अपने करंट ईयर के खर्चे ही लिखते हैं ना। जल्दी बता दो। तो अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ, देख लो आंखें खोल के, ये रिसीट एंड पेमेंट नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से अब मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, यानी कि अब मुझे कैश बेसिस अकाउंटिंग करनी है, अक्रूवल बेसिस नहीं करनी। खैर, उसने जो इंफॉर्मेशन दी उससे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा, वो तो थोड़ी देर में बनाऊंगा, लेकिन मुझे अभी चाहिए बैलेंस शीट में लिखने वाले वो अमाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग थे। तो एक बात बताओ, उसने हमें यह बताया कि इस साल का डाटा में लिखा क्या, ध्यान से सुन। उसने हमें यह बताया कि इस साल जो जितनी भी ऑडिट फी थी ना वो हमने पे नहीं की है। भाई तुम पे करो या ना करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ड्यू बेसिस पे आता है ना। तो हमें ये पता लग जाता है कि सर हमारे पास में, ये लास्ट ईयर गलती से लिख दिया था, हमारे पास में इस साल का करंट ईयर का ऑडिट फी कितना था? सर 1,000 रुपए था। और हम पे करें या ना पे करें, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर तो आएगा ही ना। इसको ना ऐसा लिखा होना चाहिए था, टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, ऐसा लिखा होना चाहिए था। पूरा का पूरा ही आउटस्टैंडिंग है। जब आउटस्टैंडिंग है तो ये करंट ईयर की लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। देखो मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी के नाम से 1,000 रुपया लिखा है, क्योंकि वो पे नहीं किया गया, वो इस साल ड्यू बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखा हुआ था। नंबर 1। नंबर 2, हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये बोली गई है कि इस साल पे किए गए हैं पिछले साल के ऑडिट फी जो कि 800 रुपए हैं, पिछले साल के इस साल पे किए गए हैं। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर पेमेंट साइड पे आएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रहा होगा ना, तो देखो मैंने ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑडिट फी के नाम से लायबिलिटी साइड पे लिखा है।
तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे को दी हुई थी उसको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने डाल दिया। बस अभी के लिए इतना ही। सर जी सर। सर ये जो 800 है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आना चाहिए ये भी? बेटा आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कह रहा है या फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है? ये बता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कह रहा है? सर रिसिप्ट एंड पेमेंट। हाँ, रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो केवल करंट ईयर के ही आते हैं और वो 1000 है जो करंट ईयर के थे वो। ये भी खर्चा है ना, ये भी तो इस साल दिए गए। हाँ ये इस साल दिया है, ये इस साल दिया है लेकिन पे किया है। हम तो करंट ईयर के जो भी ड्यू होते हैं वो लिखते हैं। इस साल पे किया है लेकिन कौन से साल का? लास्ट ईयर, पिछले साल। पिछले साल के खर्चे हम इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों लिखेंगे? इसलिए ये वहां पे नहीं है, लेकिन ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर पेमेंट साइड पे आएगा जो हमने सच में इस साल खर्चा है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है हमें, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि चाहे ये करंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर ईयर का हो, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे कैपिटलाइज नेचर की ट्रांजैक्शन हो या रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन हो, तो जो भी है मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तेरा स्वागत है। समझ में आई? सारी ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं लेकिन सिर्फ रिसीव और पेड बेसिस पे। समझ में आई बात? बना ले फिर, अब चलो बना लेते। पहले ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट सबने बना ली जो भी लिखा था, अभी पूरी नहीं हुई है ये। डन? अच्छा आ जाओ जी, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना लेते हैं। एक एक चीज उठाएंगे और लिखेंगे। सोना नहीं है अभी बिल्कुल भी। अभी तो आज तुम्हें मालपुए खाने को मिलेंगे, है ना? आज फास्ट है। मैं क्यों खिला रहा हूँ? मम्मी खिलाएगी, बल्कि मुझे भी घर लेके चल भाई। आज तो कृष्णा का जन्मदिन है। अच्छा ये कृष्णा ये भी बैठा है। फिर अब इसकी पार्टी में अगर तू KFC ले गया इसको तो ये तो धर्म भ्रष्ट हो गया ना फिर आज के लिए। ये बाहर खड़ा हो जाएगा, तू खा लेगा। बड़ा बेशरम आदमी है। मतलब सोचो दुनिया तो आज व्रत रख करके बैठी है, चिकन फाड़ेगा। अच्छा सुनो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ ये भी बात सही है। फोन आ रहा था नहीं किसका, बाद में। अच्छा सुनो, चुप, अब एकदम से चुप, इधर देखो मेरी बात सुनो। ये हमारे पास में क्या दिया हुआ? सैलरी एंड वेजेस, ठीक है? और सैलरी एंड वेजेस के अंदर सैलरी आउटस्टैंडिंग दी हुई है। इसको करने का तरीका बताऊं? इधर देखो ध्यान से, बिल्कुल कुछ नहीं करना। दो एडजस्टमेंट दी हुई है ना। अच्छा एक है रट्टू तोते, तोते तोते तोते, रट्टू तोते। वो पता क्या करेंगे? सर हमें तो याद है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर ऐड होता है और ओपनिंग वाला माइनस होता है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, काम खत्म। साइन उल्टे कर देंगे और हमारी एडजस्टमेंट पूरी। लेकिन पूछ लो ना क्यों, तो बस अब नहीं पता। तो इसके लिए ऐसे रट्टू तोते ना बने, उसके लिए हम क्या कहते हैं? सर हमारे पास में एक सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। सिर्फ समझा रहा हूं, इरिटेट मत होना, सिर्फ समझा रहा हूं। और एक आधे पे ही समझाऊंगा, सारे पॉइंट्स पे नहीं समझाऊंगा। कभी तुम सोचो सबके अकाउंट बनवा दूंगा। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, कोई ना रोए। मुझे मालूम है रो देते हो तुम ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। देखो तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं सर पहले इसकी जनरल एंट्री बताओ। ये सैलरी एंड वेजेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, बोलो इसकी एंट्री 19,000 रुपए की, क्या एंट्री लिखो इसमें? सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश नहीं सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सैलरी अकाउंट। हाँ जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, है ना? तो सैलरी अकाउंट को क्रेडिट साइड पे करूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
देख पवन, तू अपनी बात में कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए तेरी आवाज भी कम थी। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम जोर से बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो जी, हमारे पास क्या आ गया, 19,000 रुपए। भाई उसके डेबिट से उठेगा तो इसके क्रेडिट में ही तो जाएगा ना। अच्छा, अब ये क्या है सर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ क्या लिख दूं, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। कितना आ गया, 1600 और 1800, है ना। तो अब बैलेंसिंग फिगर मेरे को बता दो, ये कहां आ जाएगी, ये आ जाएगी टू कैश अकाउंट, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर, 1700 कितना, 1800, 18,800। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड पे लिख देंगे हम 18,800। सर समझ नहीं आया ये। क्यों समझ नहीं आया, ये अकाउंट समझ नहीं आया। हाँ बोल हाँ बोल जी सर। बोल, क्या नहीं समझ में आया। पहले इसकी जनरल एंट्री बता मेरे को जल्दी से, 19,000 रुपए की जनरल एंट्री क्या होगी, जल्दी बता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सैलरी हमने चार्ज कर दी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देख, सैलरी अकाउंट के अंदर मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 19,000 रुपए। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है सर, हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट और डेबिट में लिखा। और बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या आ गई, टू कैश अकाउंट या फिर टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें हमें साइन उल्टे करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, देखो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ ये जगह बदली है। 19,000 क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया ये, तो डेबिट से आएगा और सैलरी एंड वेजेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। एंट्री भी तो यही बनेगी। बोल पवन, मेरी बात समझ में आई। हाँ जी सर। ठीक है जी। अच्छा, ये अकाउंट बना लिया तुमने। सर लायबिलिटी की ओपनिंग तो क्रेडिट साइड में नहीं आती। तो क्रेडिट साइड पे तो लिखिए चाचा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक क्या देख रहे हो तुम वहां पे बैठ करके, क्या दिख रहा है तुमको, उल्टा दिख ठीक रहा है है। सर। अच्छा चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया सर, पेमेंट साइड पे बाय, अरे रेड पेन से क्यों लिख रहा हूं, बाय सैलरीज। बोलो कितना था, 18,800। ठीक है, अच्छा जी, बस अब नहीं करूंगा ऐसे। ये लो, हटा दिया मैंने, ये केवल समझाना था, समझा दिया मैंने। सैलरीज के बाद में कहा जाएंगे सर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। ठीक है सर, 2,000 रुपए, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, कहां पे नीचे दिए हुए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की कोई एडजस्टमेंट दी हुई है क्या, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस के साथ में कुछ बोला हुआ है, देखो 240। तो 240 क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो। ऐड हो जाएगा यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर एड प्रीपेड, हाँ एट द एंड ऑफ ईयर। पहले क्या हो जाता था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 240। तो 2,240 रुपीज पेड है हमारा। ठीक है, किसी की इच्छा हो ना कि सर अकाउंट बना के दिखाना इसका, तो वो बिल्कुल पूछ सकता है कि ये ऐड क्यों हुआ, मैं प्रूव कर सकता हूं, है इच्छा। कृष्णा कह रहा है मेरी इच्छा है। अब कृष्णा को सारे ऐसे देख रहे हैं। देख पहले कृष्णा एक बात बता, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की ये एंट्री क्या लिखूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे है ना, तो यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कितना, 1,000 रुपया। अब सोच, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये हमारा एसेट होता है ना, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। लेकिन क्लोजिंग एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। भाई यहाँ पे शुरू होगा बाय बैलेंस, सॉरी
टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग प्रीपेड होता तो यहां से शुरू होता और कहां खत्म होता, यहां खत्म होता बाय बैलेंस सीडी, है ना। तो क्लोजिंग है ना 240 है ना, तो देखिए इसी साइड पे है ना, इसलिए ये ऐड हो गया। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2000 है, 1000 नहीं, ये 2000, ऊपर वाला 2000। तो ऐड हो गया, टोटल कितना बन गया। यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, कैश अकाउंट यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस साल मैंने कितने पे किए, 2240, ठीक है। ये अकाउंट बन गया हमारा। तो जाता हूं नीचे और लिख देता हूं बाय, क्या था ये, कौन सी आइटम थी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 2240। आगे चलो जी, ऑडिट फी। ऑडिट फी इस साल हमने कितनी पे की है, अब देखो ऑडिट फी के बारे में नीचे लिखा हुआ था 800। लास्ट ईयर का इस साल पे किया है और इस साल का पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो ऑडिट फी में कितना लिख दूं सर, 800 रुपए। उसमें तो कुछ लिखने की और जरूरत ही नहीं। बाय ऑडिट फी 800। पेमेंट साइड और ये रिसिप्ट साइड, ठीक जी। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑनरेरियम, बोलो जी। अब इसकी नीचे कोई एडजस्टमेंट दी हुई है क्या, नहीं। कोई एडजस्टमेंट दी है क्या, नहीं दे रखी। तो इसका मतलब इसको एज इट इज उठाएंगे और पेमेंट साइड पे ले जाएंगे। लिख दो पेमेंट साइड पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। 4000 के बाद में फिर क्या लिखा हुआ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की नीचे कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, नहीं दी हुई, एज इट इज लिख देंगे। पेमेंट साइड पे लिख दो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1800 रुपए। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, टू एनुअल डे सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के एक्सपेंडिचर है 6000 और डोनेशन मिली है 4000। अच्छा सुनो, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो एडजस्ट करके करते हैं इन चीजों को, लेकिन जब हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा था तो अलग अलग जगहों पे देखा था ना, तो बस वही कर दो। डोनेशन को लिख दो इनकम साइड पे और एक्सपेंसेस को लिख दो 6000 रुपए को पेमेंट साइड पे, बस। एनुअल डे एक्सपेंसेस पेमेंट साइड पे लिख दो 6000 और रिसीट साइड पे लिख दो एनुअल डे डोनेशन 4000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 600 रुपए। हाँ जी, और इससे जुड़ी हुई कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है नीचे, तो बस एज इट इज लिख दो 600 रुपए। अब सुनोगे मेरी बात, एक बार सुनोगे, प्लीज सुनोगे। मैं तुम्हारा भाई नहीं लगता, दोस्त नहीं लगता, बिल्कुल लगते हो सर। सर क्यों इरिटेट कर रहे हो, मैं तो करूंगा। ये देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुमने 1800 रुपए लिखा ना, ये देखो ये वाला। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड से उठ करके यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाने वाला है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से। कितना, 1800, मानते हो। अब इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही कोई ओपनिंग है ना ही कोई क्लोजिंग है, तो बैलेंसिंग फिगर कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ जाएगी सर, यहाँ आ जाएगी। यानी कि इतना ही हमारा ड्यू है और इतना ही हमने पे किया है, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ चली जाएगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती ना, उसका मतलब ना उसका कोई ओपनिंग प्रीपेड है ना क्लोजिंग प्रीपेड है, ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है।
तो ये जितना पे किया गया, जितना ड्यू है उतना ही पे किया गया होगा, बैलेंसिंग फिगर वही आ जाएगी ना। तो बस इसीलिए हम उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही हमारे साथ एक और एक्सपेंस के साथ में भी हुआ था ना, जो हमने अभी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन किया। अगला देखो जी, अगला क्या लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। भाई साहब इसके साथ में अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके साथ अकाउंट बनाना पड़ेगा बाबू जी, और जो नहीं बनाएगा उसका सिर फोड़ दूंगा। ये लो इक्विपमेंट अकाउंट, हाँ जी जनाब, ओपनिंग इक्विपमेंट्स कितने दिए हुए हैं, 10,400, क्लोजिंग कितने हैं, 10,800, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी दिख रहा है ना। अच्छा, ये ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। डेप्रीसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, तो मैं कहां लिख दूंगा, इक्विपमेंट अकाउंट में, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेप्रीसिएशन कितना, 1,200 रुपए। ठीक है, अब क्या होगा, अब सर सोचने वाली बात ये है कि हमें ना बैलेंसिंग करनी है इसकी। 10,800 प्लस 1,200 का डेप्रीसिएशन टोटल कितना हो जाता है, बोलो 12,000। तो बिना परचेज किए हुए ये 12,000 हो सकता था क्या, तो हम बैलेंसिंग फिगर क्या लिखेंगे, टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये क्या है, परचेज है, परचेज कितना है, 1,600 रुपए का, और परचेज से हमारा कैश डाउन हो जाता है 1,600 रुपए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दो। ठीक है, इसके लिए अकाउंट बनाना जरूरी था। अच्छा, बस अब उसको मत लिख देना एक्सेस ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन 30,000, मेरा फेवरेट और तुम्हारा भी फेवरेट, हम सबका प्यारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। डरते थोड़ी है, इसको यहां से भगाते हैं और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। भाई 4 चीजें लिखी हुई है, अकाउंट बनाना तो बनता है ना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है सर, हमारा एसेट है, तो कहां लिख दूं, यहां लिख दो सर, टू बैलेंस बीडी। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है ना 2,400, और बाय बैलेंस सीडी 3,000। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस बीडी 1,800 और 1,080 टू बैलेंस सीडी। अब इस साल हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना हुआ है, 30,000। क्या एंट्री होगी सर, क्रेडिट साइड से उठ के डेबिट साइड पे ही आएगा, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 30,000। ठीक है ना। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर बता दो मेरे को, 30,120। 30,120 रुपीस। अब तुम पड़े रहो एडलेस के चक्कर में कि सर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर वाला ऐड होता था, अब लेस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है ना, और ये माइनस और ये प्लस होगा। झंडू बच्चों के लिए ऐड और लेस होता है, ठीक है ना। ऐड लेस में कंफ्यूज हो सकते हैं, अकाउंट में कंफ्यूज नहीं हो सकते। अच्छा, चलो आगे देखें,
एंट्रेंस फी रिसीव्ड, क्या कोई एडजस्टमेंट दी है इसके लिए? नहीं दी हुई, एज इट इज लिख दो। रिसीट साइड पे लिखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखो, क्या लिखोगे? सबसे पहले तो लिखोगे तुम 30,120। 30,120 आ रहा है बेटा, जरा चेक करना। मेरे पास तो कुछ और आ रहा है, एक बार बेटा इसको ठीक करना। ये 30,120 नहीं है मेरे ख्याल। फिर 1320 है ना? हाँ, कितना आ रहा है ये? 28,680 आ रहा है बेटा। बेटा जिसने बताया था वो भी ठीक कर लेना। तो सब्सक्रिप्शन लिखो जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे, कितना? 28,680, 28,680 रुपीज डेबिट साइड पे लिखा। अच्छा, एंट्रेंस फी रिसीव्ड, हाँ जी सर, चाहे कोई भी नेचर की हो, रेवेन्यू या कैपिटल सारी आती है, 1,000 रुपए लिख देंगे। एनुअल स्पोर्ट्स इनकम, रिसीट साइड पे रिसीट लिख दो, पेमेंट साइड पे एक्सपेंसेस लिख दो। रिसीट साइड पे लिख दो 6,000 और पेमेंट साइड पे लिख दो 3,000, यानी कि डेबिट साइड पे 6,000 और क्रेडिट साइड पे 3,000। इनकमिंग क्या है? जो मिला है वो डेबिट में, और क्रेडिट में जो गया है, एक्सपेंसेस गए, पे कर दिए हमने 3,000। हाँ जी, जरा एक बारी एडजस्टमेंट को देख लें। हम सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई कर चुके हैं, सैलरी से जुड़ी हुई कर चुके हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कर चुके हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कर चुके हैं, कैश से जुड़ी हुई नहीं करी अभी तक हमने। तो कैश में देखो, ओपनिंग कैश कुछ नहीं लिखा हुआ, क्लोजिंग कैश कहाँ आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस सीडी, लास्ट में आता है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट, तो लिखो वहां पे बाय बैलेंस सीडी, कितना? 240 रुपए, 240 नहीं 6400, सॉरी 6400, तो हमने ये भी कर दिया। अब क्लब ओल्ड स्पोर्ट्स ग्राउंड 40,000 रुपए, इसको भी हम कर चुके हैं जी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना था। ठीक है, अब जरा एक बार चेक करो अपनी पेमेंट साइड को, जो मैं बोल रहा हूं पेमेंट साइड को चेक करो। सैलरी एंड वेजेस लिखा है आपने 18,800 रुपए, ऑडिट फी आपने लिखा 800 रुपए, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स आपने लिखा है 1,600 रुपए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपने लिखा है 2240 और आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑनरेरियम लिखा है 4,000 रुपए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,800 रुपए, एनुअल स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस लिखे हैं 3,000, एनुअल डे सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस लिखे हैं 6,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 600 रुपए, नहीं लिखा ना? लिखा है? हाँ लिखा है। अच्छा, और बैलेंस सीडी 6400, ये सब लिखा आप लोगों ने? सर डेप्रिसिएशन भी लिखा है। डेप्रिसिएशन लिख दिया? हाँ जी, शेम। डेप्रिसिएशन क्यों लिखा तुमने वहां पे? डेप्रिसिएशन कैश, सर नहीं होगा। डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंडिचर है क्या? कैश कैसे इफेक्ट होगा? गुड़िया कौन थी ये, पहले तो सामने आए। अरे कोई सर बात- गलती से लिख दिया था, समझ गए। समझ गए, ज्यादा मत बोलो। अच्छा जी, देखो, अच्छा आपने पेमेंट साइड पे ये सब चीजें लिखी, रिसीट साइड पे चेक करना, आपने सब्सक्रिप्शन लिखा है 28,680, डोनेशन लिखी है 4,000, एंट्रेंस फीस लिखी है 1,000,
और रिसिप्ट फ्रॉम एनुअल स्पोर्ट्स 6000, ये लिखा आपने। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, डेबिट साइड पे आएगा 55 5560 जी जनाब, ये हमारा ओपनिंग कैश है 5560। 5560 कहाँ आना चाहिए ओपनिंग कैश? यहाँ आना चाहिए सर। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख दो कैश में 5560। 5560 कैश में, ओपनिंग कैश में, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। चेक करो आपका कैपिटल फंड कितना आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे को। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी ना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे कैश और लिख दूंगा मैं। कैपिटल फंड बताओ मुझे। बोलो। 40,160 कैपिटल फंड, जी सही है। कैपिटल फंड आ रहा है 46,160 है ना, ये आपका कैपिटल फंड आ गया। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा कैपिटल फंड 46,160 और प्लस इसके अंदर सरप्लस हो जाएगी। सरप्लस कितने दिए हुए हैं? 2400, क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, है ना। कितना हो गया टोटल? 48,560, ठीक है। ओके, बैलेंस शीट का टोटल कर लो, चेक करो।